हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ये 7th पार्ट है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अपने ही लेसन डाइजेस्ट चैनल पे जाके देख सकते हैं। खास करके 7th चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या क्या रिफॉर्म्स लाया गया ताकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो और देश के ज़्यादातर लोग उसमें एंगेज हो। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ लेंगे भूदान और ग्रामदान मूवमेंट्स के बारे में। इंडिया इज एन एग्रियन कंट्री। मोर देन 50% पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर टिल डेट। अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करें या जस्ट इनिशियल इंडिपेंडेंट पीरियड के बारे में बात करें तो उसमें नियर अबाउट 70% पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग को जीडीपी तो कम मिल रहा था एज कंपेयर विथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो हमारे जो गवर्नमेंट्स और लीडर्स थे उनके मन में ये एक सोचाया कि हम लोग को कुछ रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हो, ताकि जो जितना सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उन लोग का इनकम बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े और हमारे देश के लिए भी फायदा हो। तो उन्होंने इनिशियल स्टेज में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए। खास करके मैं 50s और 60s के बारे में बात करूँ। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है? उन लोग कलेक्टिवाइजेशन लाए। कलेक्टिवाइजेशन क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं ऐसे फार्म 1, फार्म 2, फार्म 3, फार्म 4, फार्म 5 ऐसे बनाया। इन सभी ने एक ही आसपास में अलग अलग फार्मिंग कर रहे थे। कोई राइस लगा रहा था, कोई व्हीट लगा रहा था, कोई शुगर केन लगा रहे थे। सभी का अलग अलग लगाया। तो उन्होंने क्या किए, सभी लोग मिल गए, साथ में मिलकर एक ही जगह में खेती किए और क्या किए, एक ही प्रकार का प्रोडक्शन हुआ है, जिसके चलते प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ, जो प्रॉफिट है उन लोग को ज़्यादा मिलने लगा। तो ये था एक स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स क्या है उसको भी समझते हैं। मान लो ये मेरा फार्म है छोटा सा, और एक फार्म उससे 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और आपका फार्म उसी के पास में है, और मेरे सेकंड फार्म के पास भी आप ही का फार्म है। तो क्या किया, हमारे बीच में एक प्रकार का डीलिंग बन गया। इधर आप अपना ज़मीन मेरे को दे दिए और इधर मैं अपना ज़मीन आपको दे दिया। तो इसके चलते क्या हुआ, मेरा ज़मीन बड़ा हुआ, मेरा इरिगेशन से लेकर क्रॉपिंग पैटर्न में हर प्रकार का सुविधा हो पाया। मैं जो चाहा अच्छा प्रोडक्शन भी कमाया। इस प्रकार का सुविधा भी उस समय अपनाया गया था। कोऑपरेशन, आपसी में कोऑपरेशन रखा गया। ऊपर से एबोलिशन ऑफ जमींदारी व्यवस्था किया गया। बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन बहुत है, ज़मींदार थे, और बहुत सारे लैंडलेस पीजेंट थे, तो उन लोग के बीच में बांट दिया गया। आप लोग को बाद में जाके ग्रामदान और भूदान मूवमेंट्स में इसको पढ़ाऊंगा। ये था कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। फिर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाया गया। क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करूँ, जो हम लोग का फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1950s और 60s में, फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, यानी कि हरित क्रांति के नाम पे जिसको जाना गया। इसके तहत क्या हुआ, जैसे कि आप लोगों के पास आप खेती करेंगे, इरिगेशन का सुविधा दिया गया। साथ ही साथ में हाई याइल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, जो जिसका प्रोडक्शन अच्छा हो, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसको यूज करके अब अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। ये था क्या है, हर जगह हरा भरा दिखे, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का हुआ। हालांकि बाद में ये हर जगह में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, जिसके चलते उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं ले पाए। पंजाब हरियाणा क्षेत्र में कुछ जगह में अच्छा डेवलपमेंट हुआ इरिगेशन में, या ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते फ़ायदा मिला। उसके साथ वाइट रिवॉल्यूशन भी लाया गया, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम पे जाना जाता है। इधर वाइट रिवॉल्यूशन डेयरी फार्मिंग में, यानी कि जो फार्मिंग, उन लोग को लोन वगैरह दिया गया कि फार्मर्स लोग जो लाइफ स्टॉक वगैरह है, गाय भैंस ये सब रखते थे, तो उन लोग का प्रोडक्शन के लिए, दूध का, मिल्क का प्रोडक्शन के लिए रिवॉल्यूशन एक लाया गया। उन लोग को हाइब्रिड एनिमल्स लोगों को सुविधा दिया गया, उन लोग को लोन दिया गया। इसके चलते उन लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके, दूध जाकर ज़्यादा बेच सके। तो जिसको फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम पे भी जाना गया, जो 1960s और 70s में काम किया। लेकिन ये था कुछ कुछ स्टेप जो कि अच्छे फ़ायदामंद नहीं रहा देश के लिए। तो क्या हुआ, उसका असली स्टेप जो आने लगा वो 1980s और 1990s के बीच में जो स्टेप लिया गया, जिसमें इंडिया में एग्रीकल्चर में एक प्रकार का बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आए।
क्या है, प्रोविजन फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। देखिए, आप लोग को क्रॉप्स करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसके चलते क्या नेचुरल कैलामिटीज ना आ जाए, फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए, आप लोग का साइक्लोन आ जाए, या फायर हो जाए, या कुछ खास करके बीमारी में भी अगर ये अटैक हो जाए, तो इसके चलते गवर्नमेंट्स ने कुछ स्कीम के माध्यम से आप लोग को इंश्योरेंस कर दिया गया। यानी कि ऐसा कुछ होता है तो आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, उसका भरपाई के लिए पैसा मिलेगा या कुछ हो सुविधा मिलेगा। साथ ही साथ में गवर्नमेंट्स ने बैंक, कोऑपरेटिव्स, ये सभी को बता दिया गया कि आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों को लोन दे सकते हैं, और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो एकदम कम रहेगा, अगर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ये सब क्या है, किसान का फ़ायदा के लिए किया गया। जैसे कि मैं केसीसी के बारे में बात किया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से उन लोग को किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू उन लोग को कुछ पैसा मिलेगा, क्या के लिए, खेती करने के लिए। साथ ही साथ में स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी दिया गया जो गवर्नमेंट्स के माध्यम से। यानी कि किस प्रकार में आप लोग खेती करेंगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, कौन सा प्रोडक्शन करेंगे, खेती करेंगे तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ में नेचुरल कैलामिटी से कैसे बच के रहना है, कौन सा मिट्टी में आपको किस प्रकार का क्रॉप्स उगा सकते हैं, हर प्रकार का बुलेटिन गवर्नमेंट के माध्यम से कॉन्शियस करने के लिए ये पब्लिश किया गया। साथ में ये किस में किया गया है, रेडियो, टीवी, जिस तरीके के आपका सुविधा है। और उसके साथ साथ आप तो खेती कर लिए, उसको बेचना भी चाहिए, और उसको बेचने के लिए हम लोग को क्या कर दिया ना, गवर्नमेंट्स ने फिक्स कर दिया प्राइस को। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से बता दो, राइस का प्राइस कितना होगा पहले से डिक्लेयर है, व्हीट का प्राइस कितना होगा डिक्लेयर है, शुगर केन ये सब डिक्लेयर है। जैसे कि राइस का कुछ जगह में 1800 तो कुछ जगह में आप लोग को 2400, इस प्रकार का सुविधा दिया गया ताकि लोगों को अच्छे से सपोर्ट प्राइस मिल सके, जो फार्मिंग कर रहे हैं इंटरेस्ट बने और फसल का सही कीमत मिल सके। ये गवर्नमेंट्स ने सुविधा दे दिया। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाने से जो मिडिल मैन जो पैसा ले लेते थे, यानी कि 1200 रुपया में खरीद के आपको 2000 में बेच देते थे, तो 800 रुपया आपका लॉस हो जा रहा है। डायरेक्ट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, अगर फिक्स प्राइस कर दिया जाएगा, वो 800 रुपया डायरेक्ट किसान पा जाएगा, फार्मर पा जाएगा, तो फायदा हुआ किसान का। इस प्रकार का सुविधा लेकर आया कौन है ना, गवर्नमेंट्स ने, जिसके चलते क्या हुआ ना, किसान जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिए, जो कि देश के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भूदान और ग्रामदान मूवमेंट को एक स्टोरी के माध्यम से पहले सुनिए, उसके बाद उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले लेक्चर को सुनिए, उसके बाद आपको अगर नोट्स बनाना है तो बनाइए, ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिले इससे। सबसे पहले भूदान और ग्रामदान मूवमेंट्स में क्या है ना, गांधी जी का एक डिसाइपल थे, बड़ा डिसाइपल, स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी के नाम पे भी जाना जाता है, स्पिरिचुअल हेयर जो है विनोबा भावे के नाम पे जाना जाता है। विनोबा भावे, गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है ग्राम स्वराज्य, जो गांव गांव में घूम के, शहर शहर के में घूम के वो गांव को किस तरह आत्मनिर्भर बना सके, उसके लिए घूम रहे थे। तो उसके लिए घूमते घूमते एक दिन वो पंचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश जगह में पहुंचते हैं, और उधर कुछ किसान लोगों को संबोधित करते हैं। उस संबोधन करते समय कुछ किसान ने डिमांड करने लगे कि हमारे पास तो कुछ ज़मीन नहीं है, जो खास करके लैंडलेस पीजेंट थे, हमारे पास तो कुछ ज़मीन नहीं है, तो हमें कुछ ज़मीन भी दिया जाए ताकि हम लोग हमारे डेवलपमेंट कर सके। तो विनोबा भावे चुप रह जाते हैं, तो वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन ऐसे कहाँ से लाएंगे। तो उसी सभा से, आंध्र प्रदेश से ही शुरू हुआ, जो श्री रामचंद्र रेड्डी जो है वो उसी सभा में डिक्लेयर किए, उनके पास जो 80 एकड़ ज़मीन था, वो 80 एकड़ ज़मीन को गांव वाले के बीच में बांट दिए, यानी कि जिसको भूदान मूवमेंट्स के नाम पे जाना गया। फिर उसी तरह कुछ कुछ लोगों को वो घूमते घूमते क्या किए ना, संबोधित किए, लोगों को समझाए कि लैंडलेस पीजेंट्स लोग को दे दिया जाए। तो कुछ लोगों ने, खास करके जो ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारे गांव था, उन लोगों ने एक एक गांव को पूरा लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बाद में उसको ग्रामदान के नाम पे जाना गया। इसको अभी पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। दिस मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे, मैं आप लोगों को बताया विनोबा भावे के द्वारा इनिशिएटेड किया गया था,
टू प्रोमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, जैसे में ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट किसका था, गांधी जी का, उसी कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करने के लिए गांव गांव शहर शहर घूम के लोगों को कॉन्शियस कर रहे थे, क्योंकि डिसाइपल थे, मेन डिसाइपल स्पिरिचुअल हेयर थे, उत्तराधिकारी थे। इट इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसी नाम से बोला गया। इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, लोगों का सूझबूझ से, कॉन्शियसनेस से, दूसरे का हेल्पिंग नेचर से इस प्रकार का रिवॉल्यूशन लाया गया लोगों के बीच में। इसी नाम से इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम पे भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।